तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी बातों को एनएक्सटी वर्सेस एईडब्ल्यू डायनामाइट से, यानी कि ट्यूसडे नाइट वॉर से। तो एनएक्सटी का एपिसोड बहुत ही अच्छा था, एईडब्ल्यू डायनामाइट ने भी बहुत ही अच्छा किया, ऐसा लोगों का कहना था। तो ऐसे में जो है व्यूअरशिप सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि उसके लिए ही ये सारी चीज़ें हो रही थी। अंडरटेकर, जॉन सीना, कोडी रोड्स, ये सब एनएक्सटी में क्यों आए? व्यूअरशिप के लिए। तो एंड गोल वो था, एंड जो व्यूअरशिप है वो निकल के आ चुकी है सामने। कौन जीता, क्वेश्चन ये है। तो भाई एईडब्ल्यू डायनामाइट हार चुकी है एनएक्सटी से। मैंने आपको कहा था एनएक्सटी जीत सकती है, एईडब्ल्यू डायनामाइट टिक नहीं पाएगी अंडरटेकर वगैरह के आगे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, एनएक्सटी जो है यहाँ पे जीत चुकी है। अब व्यूअरशिप नंबर्स में आपको बता दूं कितने व्यूअर्स किसने अट्रैक्ट किए। तो जो एनएक्सटी की व्यूअरशिप है वो है 9,21,000, यानी कि 921K। एईडब्ल्यू डायनामाइट की व्यूअरशिप रही है 609K, यानी कि 609 के मतलब 6,09,000। तो यहाँ पे 3 लाख का लगभग अंतर है, बीच में डिफरेंस है। तो एनएक्सटी यहाँ पे जीत तो चुकी है, लेकिन शॉकिंग चीज़ ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी, इतनी हाइप के बाद भी 1 मिलियन नहीं पहुँचे। मैं तो 1.5 मिलियन एक्सपेक्ट कर रहा था, 1 मिलियन भी नहीं पहुँचे। हालांकि ये दोनों कंबाइंड 1.5 मिलियन पहुँच जाएंगे, लेकिन एनएक्सटी अकेले 1.5 मिलियन कैसे नहीं पहुँची, 1.5 भी छोड़ो 1 मिलियन कैसे नहीं पहुँची। क्वेश्चन ये है, क्योंकि शो पे जॉन सीना थे, कोडी रोड्स थे, अंडरटेकर थे। इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन से कमेंट करके बताना। जीत तो गए एईडब्ल्यू डायनामाइट से, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी 1 मिलियन नहीं पहुँचे, वो एक शॉकिंग चीज़ है ज़रूर से। अच्छा, एईडब्ल्यू डायनामाइट की तरफ देखें तो पिछले वीक इनकी व्यूअरशिप आई थी कुछ 8 लाख के अराउंड, लेकिन इस वीक वो भी डाउन हो चुकी है। इस वीक तो इन्होंने अपने 2 लाख व्यूअर्स खो दिए, यानी कि इनका जो खुद का फैन बेस है वो भी इनके शो को नहीं देख रहा था इस हफ्ते। जिसका एग्जांपल हमने लाइव देखा कि एरेना में बैठ के लोग वीआईपी सेक्शन में एनएक्सटी चला के देख रहे हैं। तो ये चीज़ तो होनी थी, लेकिन हाँ व्यूअरशिप में जीत तो गई एनएक्सटी, लेकिन जो सोच रखा था लोगों ने कि 1 मिलियन तो एटलीस्ट मिनिमम आने वाली थी, वो आई नहीं। क्या थॉट्स है इसके ऊपर कमेंट करके बताना आप लोग ज़रूर से। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है वॉर गेम्स को लेके। तो वॉर गेम्स हो चुका है कंफर्म, फाइटफुल की तरफ से आई है रिपोर्ट निकल के सामने इसको लेके। वैसे पहले मैंने आपको बताया था कि बूजर, रेसलिंग एंड जर न्यूज़ के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू वॉर गेम्स इस साल भी करने वाली है। हालांकि पूरा पेपर व्यू जरूरी नहीं है कि उसके राउंड ही थीम्ड हो, मतलब हो भी सकता है लेकिन कंपलसरी नहीं है। लेकिन वॉर गेम्स मैच एक ना एक तो ज़रूर होगा, एंड अगर एक भी होगा तो वो मेंस का होगा, यानी कि मेंस वॉर गेम्स मैच आपको पक्का देखने को मिलेगा। पिछले साल शायद विमेंस वाला भी था, इस बार शायद विमेंस वाला ना हो, लेकिन मेंस वाला पक्का है। फाइटफुल की तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि जो वॉर गेम्स मैच है वो कंफर्म है कि इस साल भी सर्वाइवर सीरीज में होगा। हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू पूरे पीएलई को बिल्ड कर दे उसके अराउंड, लेकिन अभी के हिसाब से तो ऐसा लग नहीं रहा है। बट स्टिल अभी सर्वाइवर सीरीज काफ़ी दूर है। तो देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू क्या नेम देती है, सर्वाइवर सीरीज, वॉर गेम्स या फिर सिंपल सर्वाइवर सीरीज। एंड क्या इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ वर्सेस स्मैकडाउन ट्रेडिशनल मैच नहीं कराएगी, क्वेश्चन वो है। देखते हैं, वो वक्त बताएगा। लेकिन अभी के हिसाब से वॉर गेम्स कन्फर्म है, ऑफिशियल एक तरीके से आप लोग मान के चलो कि होगा ही होगा। एंड साथ में ये भी कहना था कि जजमेंट डे वॉर गेम्स में इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से। सामने वाली टीम में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जजमेंट डे कंफर्म है कि वो होने वाली है वॉर गेम्स में, ये कहना है फाइटफुल की रिपोर्ट का। तो ये कुछ है जजमेंट डे एंड वॉर गेम्स सर्वाइवर सीरीज को लेके एक मेजर स्पॉइलर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एजे स्टाइल्स को लेके। तो स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग एजे स्टाइल्स इंजर्ड हैं, रियल इंजरी नहीं है ऑब्वियसली वो, क्योंकि ये जानबूझ के इंजर्ड किए गए थे सोलो सिको एंड जिमी ऊसो के हाथों। तो ऐसे में एजे स्टाइल्स का रिटर्न स्टेटस क्या है, कब आने वाले हैं एजे स्टाइल्स वापस, क्या रोमन रेंज के साथ उनकी फ्यूड होने भी वाली है या फिर नहीं। तो देखो ये तो बता नहीं सकता मैं आपको कि रोमन के साथ उनकी फ्यूड अभी होगी या फिर नहीं, लेकिन रिटर्न के बारे में एक अपडेट है ज़रूर से, वो मैं आपको बता दूं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम रिंग साइड न्यूज़, कहना है कि एजे स्टाइल्स जो है ज़्यादा लंबे समय तक बाहर नहीं रहेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी ही आ जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो 5-6 महीने या 2-3 महीने से गायब है, उतना टाइम नहीं लगेगा, एजे स्टाइल्स जल्दी आ जाएंगे। तो अगर ये जल्दी क्राउन जूल से पहले है तो देन वही पक्का चैलेंज कर रहे हैं रोमन को। लेकिन आउट ऑफ लीग चले गए हैं भाई एजे स्टाइल्स, अभी वो ब्लड लाइन की स्टोरी से कंप्लीट अलग ही हो चुके हैं। तो फिर वो आएंगे, फिर उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, तो क्या वो उस तरीके से वाइब भी नहीं आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि एजे स्टाइल्स ने जो मेजर चीज़ें हैं पिछले 1 महीने में वो ऑलमोस्ट मिस कर दी। जॉन सीना इन्वॉल्व थे अच्छे तरीके से, एले नाइट थोड़े ज़्यादा अब इन्वॉल्व हो गए। तो एजे स्टाइल्स क्या रोमन को चैलेंज करेंगे, यानी क्वेश्चन ये है। मेरे हिसाब से अभी वो वाइब्स नहीं आ रही है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ भी कर सकती है।
है। WWE चाहे तो एक हफ्ते के अंदर बिल्ड करके सब कुछ बना दे एंड सब कुछ नॉर्मल लगने लगे। WWE के हाथों में ये सारी चीज़ें एंड ऑफ डे। लेकिन हाँ, अभी के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि वाइब्स मैच नहीं हो रही एंड प्रोबेबली एज स्टाइल्स रोमन को चैलेंज ना करें। हाउएवर इसके बावजूद एज स्टाइल्स का रिटर्न क्राउन जूल से पहले हो सकता है, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट का ये कहना है कि एज स्टाइल्स विल बी बैक सून। अभी सून कितना सून है ना, वो देखना है। तो मैं तो चाहता हूँ अगले हफ्ते ही हो जाए भाई, जितना जल्दी हो जाए उतना बेटर हो, क्योंकि एज स्टाइल्स से एक तरीके से अपॉर्चुनिटी छीन ली गई फास्ट 10 में जॉन सीना के साथ टीम करने की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि गाइस अपनी जुड़ी हुई है फिन बैलर को लेकर। तो फिन बैलर ने बहुत ही मैसिव ट्रोल किया है AEW और एज को, दोनों को। AEW को तो कम भाई, एडम कोपलैंड यानी कि एज को ज़्यादा कर दिया है। तो रिसेंटली जो एज आए थे टॉक इस जेरिको में इंटरव्यू देने या पॉडकास्ट जो भी है वो, तो वहाँ पे आए थे एज एंड एज वहाँ पे बात करते हैं जजमेंट डे के बारे में। किस तरीके से WWE जजमेंट डे को प्लान किया था, क्या किया एंड जजमेंट डे आखिर टॉप पे क्यों है, टॉप पे नहीं भी है तो एक तरीके से इतने हाइप में क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं एज। तो एज कहते हैं कि देखो जजमेंट डे को लेकर प्लान्स क्या थे कि फिन बैलर 1 साल बाद या कुछ टाइम बाद ज्वाइन करेगा जजमेंट डे को एंड देन 1 साल बाद ये लोग मुझे बिट्रे करेंगे। तो ये कुछ प्लान्स थे, लेकिन अचानक से WWE क्रिएटिव टीम मुझे कहती है कि अब हम जो इस चीज़ को स्पीड अप कर रहे हैं, इस प्रोसेस को, एंड अब 1 साल नहीं, फिन बैलर कल ही ज्वाइन करेगा एंड कल ही बिट्रे करेगा। तो सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड कर दिया इन लोगों ने एंड कहीं ना कहीं एज की बातों से लग ये रहा था, कुछ प्रिटेंड ऐसा कर रहे थे एज कि उनकी वजह से जजमेंट डे स्टेबल जो इतने टॉप पे है एंड उनकी वजह से ही जजमेंट डे का नाम हुआ है। अब क्या ये बात सही है या नहीं वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट्स के अंदर अपने ओपिनियंस बता सकते हो। क्या एज सही कह रहे हैं, क्या उनके वजह से ही जजमेंट डे हाइप के अंदर आई है, या फिर जजमेंट डे वैसे खुद में हाइप्ड है? मेरे अकॉर्डिंग जो शुरुआती बूस्ट है वो एज ने ज़रूर दिया था, लेकिन इसके बाद जो भी हुआ, डोमिनिक आए या फिन बैलर आए, उसके बाद इनके हाथों में सारी चीज़ें थी एंड जजमेंट डे ने खुद के मेहनत से सारी चीज़ें करके दिखाई हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जजमेंट डे का ही पूरा हाथ है इसमें, लेकिन एज ने इनिशियल बूस्ट ज़रूर से दिया था, ये भी मानना पड़ेगा। तो ये तो खैर एज ने कह दिया, लेकिन इसके ऊपर फिन बैलर का रिएक्शन निकल के सामने आया इनडायरेक्टली। एंड कल जो रिया रिप्ली का हैप्पी वाला बर्थडे था, आज भी कंटिन्यू हो रहा होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ के हिसाब से। तो ऐसे में रिया रिप्ली के बर्थडे के ऊपर फिन बैलर एक पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम एंड ट्विटर दोनों पे उनको विश करते हुए, लेकिन उनको विश करने से ज़्यादा ये एज के ऊपर शॉर्ट्स थे। एज को पीटने वाली फ़ोटो डाल दी इन्होंने जब जजमेंट डे ने पिटाई करी थी एज की, एंड यहाँ पे कैप्शन लिखते हैं, बिहाइंड एवरी ग्रेट ग्रुप इज़ अ ग्रेट मामी, हैप्पी बर्थडे रिया रिप्ली। तो ये कह रहे हैं कि एज का कुछ नहीं है भाई, रिया रिप्ली की वजह से ये वाला ग्रुप जो यहाँ तक है। तो एज से जो है क्रेडिट छीनने की कोशिश कर रहे हैं फिन बैलर यहाँ पे, एंड स्पेशली ये वाली फ़ोटो पोस्ट करना ये काफ़ी कुछ बताता है कि फिन बैलर के इंटेंशंस क्या है। वेल ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, क्या लगता है आपको, क्या एज के वजह से जजमेंट डे इतने टॉप पे या फिर वो ऐसे भी होती? आखिरी स्टोरी कवर करते हैं जो कि रोमन रेंस को लेकर। तो रोमन रेंस को मिला है एक मेजर चैलेंज, किसकी तरफ से वो मैं आपको बता दूं। हालांकि ये मैच हो चुका है सऊदी अरेबिया क्राउन जूल में एक बार, लेकिन फिर भी रोमन को चैलेंज मिला है लोगन पॉल के हाथों, मतलब हाथों नहीं, लोगन पॉल ने मुंह से चैलेंज दिया, हाथ से चैलेंज नहीं देते हैं, हाथ से पिटाई हो सकती है भले ही। तो हाँ, लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस एक बार फिर से हो सकता है, ऐसा कुछ चैलेंज दे दिया है लोगन पॉल ने। तो लोगन पॉल की स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको बता दूँ। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड से बात करते हुए लोगन पॉल कहते हैं, While I'm boxing now, my ultimate sights are on some WWE championships. Roman Reigns has them. I'm going to have to take them from him. तो कहते हैं लोगन पॉल कि अभी तो मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो मेरी साइड से जो मेरी नज़रें हैं वो WWE की कुछ चैंपियनशिप्स के ऊपर है। रोमन रेंस के पास है टाइटल एंड मैं जो हूँ पूरी कोशिश करने वाला हूँ, मैं रोमन रेंस से वो टाइटल लेने वाला हूँ। हालांकि रॉलिंस के पास भी टाइटल है, लेकिन उसे नज़रअंदाज करते हैं लोगन पॉल। रोमन की टाइटल अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के ऊपर वो नज़र रख रहे हैं। तो एक मैच इनका पहले भी हो चुका है क्राउन जूल में, काफ़ी अच्छा मैच था वो, लेकिन इसके बावजूद लोगन पॉल एक और मैच चाहते हैं रोमन से, चैलेंज करते हैं रोमन को उनकी टाइटल के लिए। क्या लगता है आपको ये मैच फिर से कब होना चाहिए, कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।